आपके मुकदमों में जो स्पेशल कोर्ट है, ये जो ट्रायल कोर्ट हैं, वो बेल तो आपको मिलती नहीं, कभी भी नहीं मिली शुरुआत में। हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट जाओ तो वहाँ भी कई महीने लग जाते हैं। बाज़े दिन तो ऐसा हुआ है कि हमारी बेल पर बहस चल रही है और दौरान बहस ही ट्रांसफ़र का आदेश आ गया। दूसरे जज साहब आ गए, बहस जारी है, उनका भी आदेश आ गया, तो तीसरे जज साहब ने सुनी एक ही दिन में। तो हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ है जो शायद मुग़लों के ज़माने में भी नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने किए जुल्म, शायद उससे कुछ मिलते जुलते या उससे बढ़कर हमने भी किए, लेकिन क़ैद में उन्होंने इतनी तकलीफ़ें नहीं दी होंगी जितनी तकलीफ़ें हमें दी, और नाजियों की जेल में भी शायद वो मुझे समझ नहीं आया कि आपको देखिए, चलिए ये जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे हुए हैं, ये कोई रिश्वत का नहीं है, कुछ को मर्डर नहीं है, इसमें 120B है, इसमें कोई मैंने आज तक कोई जानवर हलाल नहीं किया, बकरा भी हलाल नहीं किया, मुझसे होता ही नहीं, मुर्ग हलाल नहीं किया, खा तो लेता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यही स्थिति है तो आपको किस किस्म की जेल में रखा गया? साहब मुझे जेल में तो रखा ही नहीं, मुझे तो फांसी घर में रखा था। अच्छा, जहाँ फांसी दी जाती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये ख़ास मोहब्बत आपसे साथ क्योंकि ऐसी जगह आपको रखे, कोई बात तो होगी ना? आप क्योंकि एक बड़े मुस्लिम लीडर हैं, इसलिए आपको ख़त्म मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है, यही मेरा गुनाह है। मैंने इस पैसे से यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, स्कूल क्यों बनाए? इस पैसे से मैंने अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में जायदाद क्यों नहीं ली, महल क्यों नहीं बनाए, मैं वहाँ क्यों नहीं चला गया? मैं पंक्चर जोड़ने वाले और बीड़ी बनाने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, उनके बच्चों के हाथों में कलम देकर साइंटिस्ट और डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। इससे बड़ा गुनाह मेरा और क्या हो सकता है? जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया हो और बेटियों का स्कूल खाली करा लिया जाए, तो जाहिर है मेरा गुनाह तो है। मैं प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की फ़ीस लेकर CBSE बोर्ड की डिग्री और सर्टिफिकेट देता था। मेरे स्कूलों का रिज़ल्ट सेंट मैरी और मोदी और दूसरे स्कूलों से बेहतर होता था। टॉपर्स मेरे यहाँ के ये ठेला चलाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, फल बेचने वाले के बच्चे और बच्चियों के होते थे। तो ये काम, इसीलिए तो हर चुनाव आप जीतते थे। काम तो मेरा गलत था ये। तो आपको फांसी घर रखा गया, किस हालात में रखा गया ये बताइए? 24 कोठरियाँ थी, उनमें सामान भरा था, सांप, बिच्छू, बिच्छखपड़े, और सारी रात लाठी लिए बैठे रहते थे, घर कमरे में न घुसाए। छोटी सी कोठरी थी पहले तो, उस कोठरी में हम दो थे, मैं और अब्दुल्ला थे 23 महीने तक, और फिर जब ये ज़मानत पर आ गए तो ये इन्हें हरदोई जेल भेज दिया, मैं यहाँ दोबारा आ गया। तो बहुत छोटी सी थी, कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, और बिल्कुल अकेला रहता था। किसी कैदी को, किसी अधिकारी को आने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई इतना नेक डॉक्टर हो, लेकिन हम एक हफ्ते वायरल बुखार में तड़पते रहते थे, लेकिन कोई दवा देने वाला नहीं होता था। तो अपने ही पास जो स्टॉक में दवाएं घर से कभी आती थी तो उन्हें लेकर ठीक हो जाते थे। और अब तो इतनी कमज़ोरी हो गई थी, 5 बरस तख्त पर लेटे लेटे बैठे बैठे, क्योंकि टहलने की भी कोई जगह नहीं थी वहाँ, और वो इतना ऊंची नीची ईंटें थीं कि ठोकर खाकर गिर जाएं तो हड्डी टूट जाए। मेरी बीवी गिर ही गई थी जेल में, तो उनकी हंसली टूट गई थी, बहुत दिन तक उनका इलाज हुआ जेल में। उनको क्यों जेल में रखा गया, भेजा गया? वो भी तो शराब की दुकान लूटी थी ना उन्होंने भी शराब की दुकान? जी, और ये सब चोरियों में वो भी थी मेरे साथ। उनका भी मतलब 120B? जी, सब जी। मतलब कि एक परिवार के ऊपर एक ऐसा हमला किया। मरी माँ पर मुकदमे हैं, कहाँ से लाऊं उन्हें? बड़ी बहन पर, जो मेरी माँ से के बराबर होंगी, कई किताबों के राइटर हैं, प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई, उनको तो उनके घर के दरवाजे, शरीफ लोगों में आज भी दरवाजे खुले रहते हैं, तो पुलिस घुसी और उन्हें घसीट कर जीप में डालकर ले गई। पूरा मोहल्ला फिर थाने गया और उन्हें छुड़ा कर लाया।
मेरे बड़े भाई जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर हुए, उन पर भी मुकदमा कायम हुआ, उनके बेटे पर हुआ, मेरे दोस्तों पर, साथियों पर, मेरे हमदर्दों पर हुए। और आज भी मेरा साथी जो जिस चेयरपर्सन के ज़माने में ये मशीन का वाक़या हुआ, उनके शौहर भी चेयरमैन रहे थे, वो आज भी जेल में हैं, अभी तक ज़मानत नहीं हुई उनकी। एक और भी मुकदमा है कि आपने वैक्यूएल लैंड का कब्जा कर लिया। सर मैं क्यों कर लूँगा, मैं क्यों कर लूँगा। दूसरे, मैं तो ऐसी हैसियत में था कि अगर मैं जायज़ तौर पर करना चाहता तो जायज़ ही करता, और जो भी किया होगा जायज़ किया होगा, मैं क्यों करूँगा। और वो सारी ज़मीन वहाँ मौजूद है। हाँ मुझे मालूम, पूरी ज़मीन मौजूद है, बस ख़ता इतनी है कि उस ज़मीन के पीछे हमारी ज़मीन है। अगर मुझे मालूम होता कि ये ज़मीन का विवाद होगा तो शायद मैं वहाँ यूनिवर्सिटी बनाता ही नहीं। और ये गलती भी इसलिए हुई कि एक डीएम थे हमारे यहाँ, मेरी कबीले के थे, मेरी मज़हब के थे, उनकी जान ख़तरे में थी, तब मैं उन्हें डीएम बना कर ले गया था। वो बहुत विवादित थे, उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की थी अपने डीएम रहते हुए प्रतापगढ़ में। उन्हें ले गया था मैं, उन्होंने सजेस्ट की थी ये ज़मीन कि यहाँ ले लीजिए, ये बाकी कस्टोडियन लैंड है, ये आपके अलाट हो जाएगी, मैं बहैसियत डीएम आपकी सिफारिश करूँगा। उन्होंने सिफारिश की, और मैं इत्तेफाक से उस वक्त जब उसका आदेश मिल रहा था ज़मीन के अलॉटमेंट का, तो बम्बई के कस्टोडियन ऑफिस में मैं बैठा हुआ था। वो अधिकारी भी सिंह साहब थे। वो ऑर्डर टाइप हो रहा था, उस वक्त की कंप्यूटराइज मशीनें नहीं थी, तो सिंपल टाइपराइटर से ऑर्डर टाइप हो रहा था। उसी वक्त एक फैक्स आया उन्हीं डीएम साहब का, कुदरत बेहतर जाने क्या करिश्मा हुआ कि उनका एक रेडियोग्राम आया मेरे बारे में कि ये तो बहुत ताकतवर आदमी है, राजनीति में इनका बड़ा दबदबा है, और ये ज़मीन खाली नहीं करेंगे अगर इनको दे दी गई। चुनाचे उन्होंने कहा अधिकारी ने कि भाई अगर आदेश आने के बाद ये आया होता तो शायद मैं इसे न मानता, लेकिन अब मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, और हम वापस चले आए थे। तो हमारे पास तो ना वो ज़मीन थी, ना वो ज़मीन है हमारे पास, ना हमें ज़रूरत है उसकी। तो इसके पीछे ऑब्वियसली जो सोच है वो केवल राजनीति की है कि आप जैसे विपक्ष के नेता को किसी तरीके से ख़त्म करना, उसके राजनीतिक जो फ्यूचर है उसको ख़त्म करना। कैसे? और अपने बेटे के फ्यूचर। आप मेरे साथ चलिए, हाईवे पर चलिए, मैं कल का ही बता रहा हूँ। मैं तो इलाज के लिए आता हूँ बार बार दिल्ली। कल मैं एक गाड़ी बदलने के लिए गाड़ी से उतरा तो दोनों तरफ गाड़ियाँ रुक गई, और अपनी गाड़ियों से उतर कर लोग आ गए, कोई हाथ मिलाने, कोई नमस्ते करने, कोई हाथ मिलाने, कोई सेल्फी लेने। आने वाले वर्षों में भी लोग आपका हाथ मिलाएंगे, इस हैसियत को तो सेल्फी लेंगे, आपको ये ख़त्म नहीं कर सकते। आप हिम्मत रखिए, और ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से हमारी कानून की अवस्था है, किस तरीके से जो एक ही रक्षक है वो है अदालत। अगर हम सब फिल्मों में देखते थे और देखते हैं कि अदालतें बचाती हैं, जब अगर अदालत आम आदमी की हिफाजत नहीं करेगी तो इसका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, लोकतंत्र के लिए ही नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑडियो वीडियो एविडेंस के बाद फांसी हो जाती है, और फांसी लगने वाला मुल्जिम बरी हो जाता है अगर कोई एविडेंस सामने आ जाए। मेरे बच्चे के बर्थ की एग्जैक्ट डेट का वीडियो मिल गया। हाँ मुझे मालूम है। उसकी फॉरेंसिक जांच हो गई, सारे बयानात हो गए। अब्दुल्ला गोद में है, बड़ा बेटा बराबर खड़ा है, मेरी बहन, सास और सारे सालियाँ वगैरह खड़ी हैं। अब्दुल्ला रोया तो माँ कह रही हैं, और ये सुनी गई आवाज़ कि देखो अब्दुल्ला रोया। तो क्योंकि जब पेट में था माँ के, तो मेरी बीवी ने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह अगर मेरे बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी। तो उसका तो पेट में ही नाम अब्दुल्ला था। मैंने अदालत में कहा, जज साहब ने कहा सरकारी वकील से, अरे भाई अब क्या रह गया। तो हम समझे कि हम शायद साबित करने में कामयाब हो गए
पर इसमें तो फोर्जरी का केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपने थोड़ी ना बनाया है। नहीं साहब, हमसे क्या हाँ, मतलब। पासपोर्ट आपने थोड़ी ना बनाया, तो क्या फोर्जरी से क्या मतलब है। बट हमसे क्या एनीवे, मतलब। ये एक दौर होता है आदमी की ज़िंदगी में जहाँ ऐसे मुश्किलें सामने आती हैं। लेकिन ऊपर की अदालतों से हमें बहुत राहत मिली, आपके ज़रिए मिली। हम बैठे ही शायद इसलिए हैं, वरना इस वक्त भी हम तख्त पर लेटे होते अपने। मैंने इसलिए आपको बुलाया था, लेकिन जो असलियत है ये देश की जनता को मालूम नहीं, और ये देश की जनता तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि ये केवल एक ही उदाहरण नहीं है। मेरे ख्याल से कई उदाहरण हैं हिंदुस्तान में जहाँ झूठे मुकदमे। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। हाँ, मैं गली में रहता हूँ, और जिस वक्त IT रेड हुआ है, दीवारें कूद कर आए हैं, उस वक्त भी 2-2 फीट पानी था घर में, बरसात का मौसम था। मेरे पास जनरेटर आज भी नहीं है। वो लोग कहते थे अरे इतना बड़ा नाम, वो दिखावे के लिए AC लगे थे, उनका AC चलाओ। मैंने कहा साहब आप चला दो। पानी नहीं था, बाल्टियां भर भर कर लाते थे, पैरामिलिट्री के लोग थे, उनके साथ फीमेल पुलिस भी थी। बड़ी बड़ी मशीन लेकर आए थे, जांचें करेंगे। नोट गिनने के लिए 8-10 मशीनें आई थी। सुनार लखनऊ से आया था मशीन लेकर, 11,500 मेरे पास, ना 3,500 मेरे पास। 11 अब्दुल्ला सबसे रईस निकले, 11,000 कुछ उसके पास। और मेरे बड़े बेटे की टेबल पे 500-600 रुपये थे, और बीवी के पास 100 ग्राम सोना था, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था हालात के तहत। तो वो अधिकारी इतने शर्मिंदा थे, इतने शर्मिंदा थे कि जब वो सर्टिफिकेट दे रहे थे तो मैंने कहा कि आप पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए, आप थोड़े दीवारें तोड़कर और देख लीजिए और फर्श तोड़ लीजिए, आप पूरा घर गिरा दीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ना मैं कोई मुआवजा मांगूंगा, ना मैं आपसे शिकायत करूँगा, लेकिन आप मुझे इतने अच्छे लग रहे हो, मेरी वजह से आप पर कोई आँच ना आए, आप इस घर को बुलडोज़र मंगा कर गिरा दो। तो उनका बुलडोज़र तो यहाँ आ ही नहीं सकता, हमारी तो कार नहीं आ सकी, और हम जानते हैं क्या हो रहा है आपके साथ। चलिए आजम खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और अपनी जो दर्दनाक कहानी है दर्शकों के सामने रखी, और देश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि कानून की व्यवस्था क्या है। आज के दिन बहुत ख़तरनाक दौर से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।